साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, अगर आप डेयरी फार्मर हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हैं, डेयरी फार्मिंग अगर आप करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो साथियों हम स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ में। साथियों, जब से कृत्रिम गर्भाधान मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ये जो टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, उसके बाद में अमेरिका जैसे देशों में प्रति पशु प्रति साल 150 लीटर दूध बढ़ा के लिया जाता है। मतलब हर साल पशुओं की जो दूध देने की कैपेसिटी है उसको 150 लीटर तक बढ़ा लिया जाता है। तो आप देखेंगे अमेरिका जैसे देशों में एचएफ नस्ल की जो गाय है 12,000 15,000 लीटर दूध एक बयान के अंदर देती है। अपने देश में अगर हम एवरेज बात करें, प्रति पशु जो दूध की एवरेज है वो 1,200 लीटर के आसपास में है और वर्ल्ड एवरेज है 2,000 लीटर के आसपास में। तो हमारे देश में प्रति पशु दूध उत्पादन वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। प्रति पशु दूध का उत्पादन अपने देश में काफी कम है और पिछले 60-70 सालों से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम अपने देश में चल रहा है। साथियों, कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं की जो नस्ल है उसको हम तेज गति से सुधार सकते हैं, बशर्ते कि जो कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक है उसको हम सही तरीके से फॉलो करें, सही तरीके से उसको हम प्रैक्टिस करें। तो साथियों, जैसे दूध देने वाले पशुओं की जो नस्ल को हम सुधारते हैं, तो नस्ल सुधारने में जो बुल है, बुल का सिलेक्शन बहुत जरूरी है और बुल पे काफी चीजें निर्भर करती है। आप एक बुल से बहुत सारे एनिमल को ब्रीड कर सकते हैं, प्रेग्नेंट कर सकते हैं और बुल की अच्छी क्वालिटी को आप तेजी से जो दूसरे अगली जनरेशन के जो फीमेल पशु आएंगे उनके अंदर आप उनको जो भेज सकते हैं, उन जेनेटिक कैरेक्टर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो साथियों, जो बुल है वो डेयरी फार्मिंग में ब्रीड को इम्प्रूवमेंट करने में उसका काफी बड़ा योगदान है। तो बुल का सिलेक्शन सही तरीके से होना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहला एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको डेयरी फार्म पे बुल अपना रखना चाहिए या फिर आपको जो सीमेंट स्टो है वो परचेज करने चाहिए। साथियों, आजकल जो बुल का सिलेक्शन होता है वो उनके डीएनए का जो जीनोमिक सिलेक्शन है, डीएनए का एनालिसिस करके हम और वैज्ञानिक ये पता कर सकते हैं कि इस पशु की जो बछड़ी, इस पशु से जो बछड़ी पैदा होगी वो कितना दूध देगी। तो जीनोमिक सिलेक्शन के कारण जो बुल का सिलेक्शन है उसकी फ्यूचर में आने वाली जो प्रोजेनी है उसके बारे में भविष्यवाणी करी जा सकती है। तो साथियों, अगर हम अपना बुल डेयरी फार्म में रखेंगे तो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूध आगे आने वाली जनरेशन का बढ़ने की बजाय घट सकता है, क्योंकि एक थ्योरी है कि जितने भी बुल के जो करेक्टर्स हैं, अच्छे करेक्टर बुरे करेक्टर, वो इक्वली सारी जो प्रोजेनी है उसके अंदर जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक बुल जिसकी एक बच्चे ने अच्छा दूध दिया है दूसरी भी अच्छा दूध दे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेरेंट्स हैं इंसानों के, तो इंसान तो उसका एक बच्चा लंबा है, लंबाई उसकी अच्छी है, तो जरूरी नहीं है कि उनके सारे बच्चे लंबे होंगे। हो सकता है एक दो बच्चों की हाइट है जो कम रह जाए। तो इसी हिसाब से जो बुल्स हैं उनका आजकल जेनोमिक सिलेक्शन करके ये भविष्यवाणी कर दी जाती है कि इस बुल के अंदर क्या क्या करेक्टर्स हैं और इससे जो पैदा होने वाली बच्चियां हैं उनके अंदर क्या क्या करेक्टर्स आ सकते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में जो मादा पशु हैं, फीमेल हीफर्स हैं, उनका भी जीनोमिक सिलेक्शन करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस पशु का कितना दूध होगा और इसका कितना दूध होगा। तो साथियों, हमें जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास में अच्छे बुल हैं उन पे डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो अच्छी साइंस है, प्रूवन साइंस है, उसका इस्तेमाल करके उन बुल को सेलेक्ट किया है। और किसी भी प्रकार के जो इनहेरिटेड
बीमारियां जो जेनेटिक से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको भी वो स्क्रीन आउट कर देते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा रिसर्च करी है उसी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट स्ट्रो है वो हमें बाहर से खरीदनी चाहिए। भारत में एनडीडीबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी आप एआई जो सीमेंट स्ट्रो है वो ले सकते हैं। दूसरी कंपनियां हैं इंपोर्टेड जो बुल के सीमेंट आपको प्रोवाइड करती हैं, उनके भी आप सीमेंट स्ट्रो ले सकते हैं। तो साथियों पहले हमें क्या करना है, डेयरी फार्म पे बुल आप न रखें क्योंकि उसमें गलती के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप पशुओं को जो एआई करने के लिए सीमन लेते हैं बाहर से, जो अच्छी कंपनियां हैं उनका आप सीमन लेंगे तो ऑलरेडी उन्होंने वो रिसर्च पार्ट वो कर चुके हैं और उसका एप्लीकेशन भी वो करके उन्होंने बुल को सेलेक्ट किया है। तो जीनोमिक सिलेक्शन के कारण ये जो बुल सिलेक्शन की प्रोसेस है आजकल बहुत ही किफायती हो चुकी है, बहुत ही अच्छी हो चुकी है। इसके बाद में साथियों जो बुल सिलेक्शन किया जाता है सीमेंट स्टेशन पे वो दो प्रकार से किया जाता है। एक बुल जिसकी पीछे की जो फैमिली है उसका कैसा बैकग्राउंड है, मतलब बुल की मदर का कितना दूध का उत्पादन है, कितनी फैट एसएनएफ है, अगर उस डाटा को लेके हम किसी बुल का सिलेक्शन बुक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेडिग्री टेस्टेड बुल। मतलब एक बुल ए है जिसकी मदर ने इतना दूध दिया, उसके हिसाब से हमने उस बुल को सेलेक्ट किया तो वो पेडिग्री टेस्टेड है। प्रोजेनी टेस्टेड बुल में क्या होता है, उस बुल की जो संतान है, उस बुल की जो हीफर है उसका दूध हमने रिकॉर्ड किया है। इस बुल के सीमेन से जो हीफर पैदा हुई है उसका इतना दूध है। मतलब आपने उस बुल के सीमेन स्ट्रो को स्टोर किया, उससे बच्चियां पैदा करी और उसका आपने दूध का रिकॉर्ड देखा। फिर आपने एक डिसीजन लिया कि इस बुल के सीमेन स्ट्रो को यूज करना है या नहीं करना। तो अगर आपने किसी बुल की संतान की परफॉर्मेंस को देख के उसको सेलेक्ट किया तो उसको हम बोलेंगे प्रोजेनी टेस्टेड बुल। और उसी बुल की अगर आपने मदर की परफॉर्मेंस को देख के उसको सेलेक्ट किया तो उसको हम बोलेंगे पेडिग्री टेस्टेड बुल। साथियों किसी भी बुल की संतान को देख के उस बुल को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, खर्चा इसमें ज्यादा आता है, लेकिन ये तरीका ज्यादा किफायती है, ज्यादा सही है, एक्यूरेट है। भारत में आमतौर पे पेडिग्री टेस्टेड बुल इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी बुल की मदर का रिकॉर्ड क्या है उसके हिसाब से जो बुल है उसका सिलेक्शन किया जाता है। और प्रोजेनी टेस्टेड में उस बुल की संतान का कितना दूध का उत्पादन है तो वो बुल हो जाएगा प्रोजेनी टेस्टेड। प्रोजेनी टेस्टेड ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा बेटर है। उसके बाद में साथियों आपको जैसे आप अगर सीमेन स्ट्रो यूज करते हैं तो जो बुल की मदर या फिर जो प्रोजेनी है उसके जो दूध के पैरामीटर है उनको हमें देखना चाहिए। दूध में फैट कितनी है, एसएनएफ कितनी है, दूध का वॉल्यूम, ऑफ कोर्स वॉल्यूम सबसे पहले आता है, वॉल्यूम कितना है वो हमें देखना चाहिए। इसके साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। बुल की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, बुल की जो जो बुल है उसकी शरीर की बनावट कैसी है, क्योंकि उसकी शरीर की बनावट कहीं ना कहीं उसकी जो आने वाली प्रोजेनी है वो उससे मिलती जुलती होगी। तो बुल की स्ट्रक्चर के लिए बुल अच्छा गठीला होना चाहिए, पैरों की शेप, उसकी जो लेग की शेप है वो सही होनी चाहिए, उसकी हाइट, गर्थ, लंबाई, ये सारे पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन सीमेंस ट्रू आपको दे रही है वो लोग वो रिसर्च आपके लिए करते हैं। तो आपको इसमें ज्यादा है जो रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में जो सोमेटिक सेल काउंट है साथियों, मेस्टाइटिस आज के टाइम पे एक बड़ा इश्यू है। जैसे जैसे हम पशुओं के दूध की उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहे हैं मेस्टाइटिस के चांसेस भी पशुओं में ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो आप उस बुल को प्रेफर कीजिए जिसका सोमेटिक सेल स्कोर कम है। तो ऐसे बुल की प्रोजेनी में ऐसे बुल से पैदा होने वाली जो बच्चियां हैं जब वो गाय बनेगी तो उसमें मेस्टाइटिस से संबंधित समस्याएं कम आएंगी। दूध के अंदर सोमेटिक सेल का स्कोर है जो कम रहेगा और दूध की क्वालिटी बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी। तो सोमेटिक सेल स्कोर ऐसा है, अगर आप कभी भी सेमेन स्ट्रो खरीदते हैं अपने पशुओं में इस्तेमाल करते हैं तो सोमेटिक सेल स्कोर
आपको बुल्स में कंपेयर करना चाहिए, और जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर कम है, मिनिमम है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले पशुओं में मेस्टाइटिस से संबंधित समस्याएं आपको डेयरी फार्म में कम देखने को मिलेगी। इसके साथ में साथियों आप लेमनेस स्कोर देख सकते हैं। पशुओं के जो बुल है उसमें लेमनेस स्कोर कितना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि पशु की जो हीफर्स उस बुल से हमें मिलेंगी, उसमें डिस्टोकिया मतलब बच्चे फंसने की समस्याएं की परसेंटेज क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में कितनी इस बुल से पैदा होने के बाद में जो बच्चियां हैं कितने ब्याज तक दूध का उत्पादन कर सकती है, कितनी उनकी एवरेज उम्र रहती है, उसको भी आप देखेंगे। जिन पशुओं की लंबी उम्र रहेगी उनसे हमें ब्याज ज्यादा मिलेंगे, दूध का उत्पादन उनसे हमें अच्छा मिलेगा। तो वो चीजें भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में साथियों जब भी आप पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो आपको डाटा जरूर मेंशन करना चाहिए। डाटा अगर आप डायरी में नोट करते हैं तभी हम पशुओं की नस्ल को सुधार पाएंगे। भारत में अभी तक जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोग्रेस जितनी होनी चाहिए थी दूसरे देशों ने करी है, उतनी नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे पास में पशुओं का डाटा नहीं है। किस पशु का कितना दूध था, क्या क्या बीमारी आई, कौन सा सीमेन उसको हमने रखवाया है, उसकी मदर किस बुल की है ना, ये सारी चीजें हम नहीं रख पाए, इसीलिए जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो प्रोग्रेस अभी तक नहीं हो पाई है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो बहुत आगे चले गए हैं। इसके बाद में साथियों आपको जेंडर सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन अपने पशुओं में यूज करते हैं तो मादा पशु के होने के चांसेस 85 से 90% तक हो सकते हैं। नेचुरली अगर आप कन्वेंशनल सीमेन यूज करेंगे तो 50% चांस होंगे कि जो बच्चा है वो मेल होगा, और 50% चांसेस रहते हैं कि बच्चा फीमेल होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सीमेन स्ट्रो यूज करते हैं जो सेक्स सॉर्टेड है तो उसमें फीमेल यानी कि मादा यानी कि बच्चिया के होने के चांसेस, बच्चिया के पैदा होने के चांसेस 85-90% बढ़ जाते हैं। तो आपको डेयरी फार्म पे सेक्स सॉर्टेड सीमेन का यूज करना चाहिए, उससे कि जो फीमेल एनिमल्स हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़े, और डेयरी फार्म पे हमें फीमेल एनिमल ज्यादा चाहिए अच्छे दूध के उत्पादन के लिए। इसके बाद में साथियों जब आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करते हैं तो कभी कभार सेक्स सॉर्टेड सीमेन से जो कंसेप्शन रेट है वो थोड़ी हमें कम मिलती है। तो उनको आप जो वर्जिन हीफर्स हैं जिनको आप पहली बार प्रेग्नेंट करवाएंगे, जब हीफर को हम पहली बार प्रेग्नेंट करवाते हैं तो उसकी जो कंसेप्शन, उसकी जो गैबन होने के चांसेस है, फर्टिलिटी है, वो ज्यादा रहती है। तो ऐसे में अगर आप यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि आजकल ऐसी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं जिससे जो सेक्स सॉर्टेड की जो कंसेप्शन रेट है, उससे जो कंसीविंग रेट है वो कन्वेंशनल सीमेन के आसपास में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भी सेक्स सॉर्टेड आप सीमेन यूज करेंगे तो पशु उसमें कम गाभिन होंगे, कन्वेंशनल से ज्यादा गाभिन होंगे। वो चीजें अभी जो कंपनियां हैं उन्होंने उन चीजों को लेवरेज किया है, उसको नलीफाई किया है। तो आजकल जितने भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन आते हैं उनसे अगर आपका एनिमल हेल्दी है, सही है, सही टाइम पे आप सही प्रोसेस से टीका रखवाते हैं तो उसमें भी काफी अच्छी आप जो कंसेप्शन रेट है वो आपको मिल सकती है। हालांकि जो वर्जिन हीफर्स है उसमें आपको सेक्स सॉर्टेड सीमेन से कंसेप्शन रेट ज्यादा और अच्छी देखने को मिलती है। तो साथियों ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जिसको हम बोल सकते हैं कि बुल सिलेक्शन के बारे में एक इंट्रोडक्शन हमने आपको देने की कोशिश करी है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डीएनए लेवल पे काम करके बुल को सेलेक्ट किया है उन पे हम ज्यादा निर्भर रहें, बजाय कि हम अपने डेयरी फार्म पे बुल को हम तैयार करें। आप डेयरी फार्म पे बुल को तैयार करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस बुल से होने वाली हर एक बच्चियां अच्छा दूध का उत्पादन करें। तो आपको जो अच्छी कंपनियां हैं उनके जो बुल हैं तो उनका यूज करना चाहिए। उन्होंने डीएनए लेवल पे उनका एनालिसिस किया है, तो उससे जो पशुओं की नस्ल सुधरने के साथ साथ में जो जेनेटिक्स से रिलेटेड समस्या हैं वो भी कम आने के चांसेस हैं, और पशुओं की जो नस्ल है उसको हम काफी तेज गति से जो
नस्ल को सुधार सकते हैं। और आजकल जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है उसका भी आप यूज कीजिए, उससे भी आपके डेयरी फार्म पे जो फीमेल एनिमल है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको जो डेयरी फार्म है उसको आप जल्दी से जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं। और ज़्यादा फीमेल एनिमल हैं तो जो अनवांटेड एनिमल हैं जिनका दूध का उत्पादन कम है, जिनमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं, मेस्टाइटिस से संबंधित बीमारियां ज़्यादा आती हैं, बार बार पशु रिपीट करता है, तो ऐसे पशुओं को आप जल्दी जल्दी अपने डेयरी फार्म से निकाल भी सकते हैं। तो साथियों ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।